संविधान के आर्टिकल 32 में जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर सही मायने में कहें तो जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ये है, क्योंकि मूल अधिकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा अगर राज या कोई व्यक्ति जब चाहे वो छीन ले, जब चाहे उनको वायलेट कर दे, तब तक इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सही मायने में कहें तो एक आर्टिकल या एक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल बनाता है, मूल अधिकार को मूल बनाता है, वो अधिकार है कौन सा? वो अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अधिकार क्या करता है कि मूल अधिकार को मूल बनाता है। मूल अधिकार को मूल बनाता है। मूल बनाता है। मूल कैसे बनाता है? फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण करके। फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण करके। फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण करने का मतलब ये हुआ कि जो राज्य है या कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को मनमाने तरीके से नहीं छीन सकता है। अगर मनमाने तरीके से छीनने का प्रयास करेगा तो उसमें कौन आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। और संविधान के संरक्षण करने का अधिकार किसको दिया गया है? भारत की सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। हमारे संविधान निर्माता में से एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस अधिकार के बारे में कहा था कि ये अनुच्छेद ऐसा है जो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स इसके बिना क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन्होंने फंडामेंटल राइट्स का, इनको आत्मा एवं हृदय कहा। आत्मा एवं हृदय कहा क्योंकि इस अधिकार के प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होगा, उसके अधिकार का संरक्षण करेगा। अब हम समझते हैं कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में क्या क्या बात किया गया है, किस तरह से ये अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण करते हैं। देखिए, अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो इसमें 4 महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा किया गया है। सबसे पहला चीज कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है, किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का, तो वो व्यक्ति अपने मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए सीधे जा सकता है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस मामले में? फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन हुआ है, मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट से उनके मूल अधिकार को लागू कराने के लिए कहे। और किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, जो चाहे वो वैधानिक मामले हो या फिर आपराधिक मामले हो। उनका शुरुआत कहाँ से होता है? वो निचली अदालत से शुरू होता है, फिर उच्च न्यायालय जाया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। पर ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है आदेश या रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी करने की शक्ति, इसको सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हुआ है, उस व्यक्ति के मूल अधिकार को लागू किया जाए। और ये रिट 5 तरह के होते हैं जो अलग अलग मामले में जारी किया जाता है। तीसरी चीज अगर हम समझें तो इसमें हमारे संसद को, जो हमारे संसद है
संसद को ये शक्ति देता है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के अलावे जो बाकी न्यायालय है उसको भी रीट जारी करने की या आदेश जारी करने की शक्ति दे सकते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको तो फंडामेंटल राइट्स के मामले में रीट जारी करने की शक्ति है ही, इसके साथ साथ हाई कोर्ट को भी है, जो उच्च न्यायालय है उसको भी है। पर अगर संसद चाहे तो वो बाकी जो न्यायालय है उनको भी रीट के साथ साथ अन्य मामले में भी आदेश जारी करने की शक्ति दे सकते हैं, पर ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। जो चौथा चीज है इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 32 का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 32 का अधिकार हमेशा बना रहेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान में जिस मामले का वर्णन किया गया है उस मामले के अतिरिक्त आर्टिकल 32 के अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 32 के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। और इसमें देखें तो जब आर्टिकल 359 का प्रयोग होता है तो आर्टिकल 32 का जो अधिकार है इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब सवाल उठती है कि आर्टिकल 359 में आखिर है क्या। तो देखिए, हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात किया गया है। उनमें से एक आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, और जब आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल में भी 2 तरह के आपातकाल होते हैं। एक तो बाह्य आक्रमण या युद्ध, बाह्य आक्रमण या युद्ध, और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया है, आपातकाल की घोषणा किस आधार पर हुआ है? बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर। तो इस मामले में सीधा आर्टिकल 358 लागू होता है, और आर्टिकल 358 लागू होते ही आर्टिकल 19 में जितने मूल अधिकार दिया हुआ है, जिसमें कि बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, सभा या संगठन बनाने का अधिकार, वो सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो बाह्य आक्रमण या युद्ध के विरुद्ध, युद्ध के आधार पर, तब क्या होगा कि राष्ट्रपति एक आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है, आर्टिकल 358 का प्रयोग कर सकता है, और आर्टिकल 358 के प्रयोग करके 2 आर्टिकल को छोड़ करके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो मूल अधिकार दिया हुआ है, इन दोनों मूल अधिकार को छोड़ करके जो बाकी का मूल अधिकार है उस मूल अधिकार पर संवैधानिक उपचार का अधिकार समाप्त कर सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है और राष्ट्रपति ने आर्टिकल 358 के तहत अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया है, तो इस मामले में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मूल अधिकार को लागू करवाने की मांग को लेकर, पर सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये शक्ति नहीं रह जाता है कि वो उस व्यक्ति के मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ये एक मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी स्थिति बनती है जब आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसको सीमित किया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 32 जिसमें कि संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है।